ये तस्वीर एक मुकम्मल कहानी है। 21वीं सदी में भारतीय राजनीति की दो सबसे सशक्त और कामयाब महिलाएं आज सियासी तौर पर लगभग हाशिए पर हैं। एक लगभग रिटायर हैं और दूसरी को पश्चिम बंगाल में जैसी करारी हार मिली है और हार के बाद जैसे उनके घर यानी पार्टी में बगावत की चिंगारी आग बनकर भड़क उठी है, उसे देखते हुए दावा किया जा रहा है कि उन्हें भी वक्त ने संन्यास की डगर पर धकेल दिया है। लेकिन इतिहास बताता है कि ये दोनों महिलाएं यानी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी हार मानकर चुप बैठने वाली नेता नहीं है। जब भी इन्हें कमजोर समझा गया, इन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अतीत में इन्होंने बाधाओं और मुश्किलों को बार बार हराया है और कामयाबी की कई कहानियां लिखी हैं, वो भी अलग अलग। और अब जब ये साथ दिख रहे हैं तो क्या कोई कमाल हो सकता है? लेकिन याद ये भी रखना होगा, जब इन्होंने कमाल किया था पहले, तब उम्र इनके हक में थी और अभी इनके सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। दिक्कत यह भी है कि अब अपने भी विरोधियों से जा मिले हैं। हम इनके इतिहास को देखेंगे, लेकिन पहले ताजा घटनाक्रम पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत लगातार तेज हो रही है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बची खुची जमीन संभालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक अजब सा खेला दिख रहा है। इस बीच मीडिया में एक खबर जोरों से चलाई जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। बुधवार सुबह जब टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, तब इस अटकल ने और रफ्तार पकड़ी। इसके ठीक पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच दो मुलाकातें हो चुकी हैं और उनकी बड़ी चर्चा है। हालांकि कई सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि अब तक टेबल पर विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये बस बागी खेमे को संदेश देने की कवायद है। ये दावा है कि लोकसभा में टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। अब उनके नाम भी सामने आ गए हैं। इनमें शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष तक के नाम बताए गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 80 विधायकों में से करीब 60 पहले ही ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता मान चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ममता बनर्जी बगावत रोकने में पूरी तरह नाकाम है और इसीलिए वो 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के निवास तक पहुंची हैं। दावा ये भी किया गया कि बुधवार को जब अभिषेक बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उनके हाथ में एक सीक्रेट फाइल थी। मीडिया रिपोर्टों में दावा यहां तक किया गया कि इस फाइल में टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की शर्तें और कानूनी दस्तावेज थे। दावा यह भी किया गया कि ममता बनर्जी बागियों के हाथ टीएमसी नहीं जाने देना चाहती हैं और इसीलिए मर्जर का प्लान बन रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में ममता बनर्जी को सबसे अहम और मजबूत सहारा सोनिया गांधी से ही मिला है। सोमवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक थी। ममता बनर्जी बैठक में पहुंची तो बेहद हताश और परेशान दिख रही थी। यहाँ कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुरानी सारी कड़वाहटों को दरकिनार किया और आगे बढ़कर ममता बनर्जी को गले लगा लिया। देखने वाले दावा करते हैं कि ममता बनर्जी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकीं और उनके आंसू छलक पड़े। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि सोनिया गांधी की जादू की झप्पी ने ममता बनर्जी को नई एनर्जी दे दी। कांग्रेस और टीएमसी के बीच की कड़वाहट मिट्टी दिखी। ममता बनर्जी ने जिन नेताओं को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, वो आज उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सोनिया गांधी उन्हें सहारा दे रही हैं, वो भी ये जानते हुए कि ममता बनर्जी ही हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लगभग खत्म कर दिया। कई लोगों ने इस मुलाकात के साथ अतीत के पन्ने पलटने भी शुरू कर दिए हैं। साल 1997-98 में ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। उस समय सोनिया गांधी का कांग्रेस में उभार हो रहा था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन किया। इसके बाद के 2 दशकों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने न सिर्फ वाम मोर्चे को उखाड़ फेंका बल्कि कांग्रेस को भी बंगाल में शून्य कर दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के गढ़ जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद
और उत्तर दिनाजपुर पर भी दबदबा साबित कर लिया। जानकार याद दिला रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। जो बहरामपुर सीट कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी का गढ़ मानी जाती थी, उस पर अधीर रंजन को हराने के लिए ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, लेकिन आज यूसुफ पठान ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी खेमे के साथ बताए जा रहे हैं। ये कहानी भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को सामने रखती है। लोगों को इससे सोनिया गांधी का सुनहरा दौर याद हो आया है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो दिखेगा कि सोनिया गांधी ही थीं जिन्होंने तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता से सिर्फ एक मुलाकात की थी और केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी। जानकार दावा करते हैं कि सोनिया गांधी के फैसले दूरगामी प्रभाव डालने वाले होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हर विरोधी सबसे कड़ा प्रहार सोनिया गांधी पर ही करता रहा है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। तब बीजेपी और पूरा एनडीए इंडिया शाइनिंग के रथ पर सवार होकर जीत का दावा कर रहा था। उस वक्त सोनिया गांधी ने साधारण सा दिखने वाला नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इस एक नारे ने देश का मिजाज बदल दिया। तब गठबंधन बनाने के लिए सोनिया गांधी के भीतर कोई अहंकार नहीं दिखा। वो खुद पैदल चलकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के घर गईं ताकि गठबंधन को मजबूत किया जा सके। जो लालू प्रसाद यादव कभी कांग्रेस विरोध के जरिए ही बिहार की राजनीति में स्थापित हुए थे, सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से उन्हें कांग्रेस का सबसे विश्वस्त सहयोगी बना लिया। दक्षिण में डीएमके के साथ एक ऐसा मजबूत और टिकाऊ गठजोड़ तैयार किया जो हाल में राहुल गांधी के विजय के साथ जाने के फैसले से टूटा। जब 2004 की ये राजनीतिक बिसात मुकम्मल हुई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी। इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय सोनिया गांधी की रणनीतिक कुशलता को दिया गया। जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो विपक्ष के नेताओं जैसे सुषमा स्वराज और उमा भारती ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा बेहद आक्रामक तरीके से उठाया, लेकिन देश की जनता में इस मुद्दे का कोई खास समर्थन नहीं दिखा। सोनिया गांधी चाहती तो देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी, उनके पास पूरा बहुमत और समर्थन था। लेकिन यहां देखा सोनिया गांधी का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने प्रधानमंत्री पद जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा। इसे बड़ा त्याग बताया गया। 1998 से 2017 तक कांग्रेस की कमान संभालने वाली सोनिया गांधी ने जो राजनीतिक संतुलन बनाया वो इतिहास में कम ही दिखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीएम रहते ये चर्चा हमेशा गर्म रही कि सरकार की वास्तविक कमान और सत्ता की चाबी सोनिया गांधी के ही पास है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आरोप को लगातार खारिज किया। ये भी याद किया जाता है कि वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी के दिल में प्रधानमंत्री न बन पाने का मलाल था, तो सोनिया गांधी ने बाद में प्रणब दा को देश का राष्ट्रपति बनवाकर उनके उस मलाल को भी दूर किया। अब सोनिया गांधी कांग्रेस में बैकसीट पर आ गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं। राजनीतिक हलकों में ये माना जाता है कि कांग्रेस के सभी बड़े फैसले अब राहुल गांधी ही लेते हैं, लेकिन जब भी विपक्ष पर या देश की राजनीति में कोई चुनौती का समय आता है तो सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पर आ जाती हैं। कर्नाटक का संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां डीके शिव कुमार जैसा आक्रामक नेता सिर्फ सोनिया गांधी की बात मानकर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरसों बैठे देखता रहा। जानकार कहते हैं कि यही वो वजह है कि संकट में घिरने के बाद ममता बनर्जी को पूरे देश में सबसे मजबूत और विश्वसनीय सहारा सोनिया गांधी में ही दिखा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को सिर्फ एक फौरी दिलासा दिया है या फिर वो पुरानी सारी कड़वाहटों को भुलाकर राजनीतिक ममता दिखाएंगी जिसकी टीएमसी प्रमुख को इस वक्त जरूरत है।
या एक पेच और भी है। कांग्रेस आलाकमान भले ही ममता बनर्जी को लेकर नरम रुख अपना रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जमीनी नेता विशेषकर अधीर रंजन चौधरी का गुट ममता बनर्जी के मौजूदा हाल से अंदर ही अंदर बेहद खुश बताए जाते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि टीएमसी के कमजोर होने और उसके पतन के बाद ही बंगाल में कांग्रेस का पुराना पारंपरिक वोट वापस लौट पाएगा। लेकिन अगर सोनिया गांधी फिलहाल पश्चिम बंगाल में पार्टी के हितों से ज्यादा ममता बनर्जी को मजबूत बनाने पर भी ध्यान देती हैं, तो इससे क्या होगा? क्या ये दो दिग्गज महिलाएं मिलकर कोई नया सियासी चमत्कार कर पाएंगी? इनके पास कामयाबी की कई कहानियां हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। क्या इनके पास वक्त का रुख मोड़ने का भी मादा है, जब दोनों ही नेताओं की उम्र 70 के पार है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।